कि ये अवसर उन्होंने मुझे दिया कि मैं बात आपसे किरदार के बारे में बात कर सकूं। और जब शुरू में यहाँ हमारे साथियों ने, अंकित ने, नंदा ने और तमाम साथियों ने गीत गाया तो मैं 2-3 बातें उस गीत को सुनते हुए सोच रहा हूँ। हमने किरदार को जब देखा तो आपसे थोड़ा कम उम्र में देखा, जिस उम्र के लोग आप हैं आपसे थोड़ा कम उम्र में देखा, उस किस्से पर भी मैं आऊँगा। लेकिन किरदार को हमने देखा सड़क में गाते हुए, किरदार को हमने देखा हुड़के के साथ गाते हुए। तो हुड़के से गाता हुआ किरदार हारमोनियम और तबले के साथ, हारमोनियम और ढोलक के साथ गाया जा रहा है। एक यात्रा है, ये भी एक यात्रा है। उस यात्रा की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से उसको सुनना, किरदार की बात को सुनना, किरदार के गीत को सुनना, ये भी एक अलग तरह की बात। और जब देखिए कविता का, कवि की हम बात करते हैं तो कविता को जिसको हम याद करते हैं, जिस किसी को भी दुनिया में जिस किसी को कवि को आप याद करते हैं तो उस कविता को, उस कवि को क्यों याद करें? तो या तो वो हमारे परिवेश की बात कह रहा हो, हमारे आसपास की बात कह रहा हो, और या फिर दूसरी बात है कि जो उसको पूरी दुनिया का कवि बनाती है, एक तरह से पूरी दुनिया में उसको स्थापित करती है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि उसकी कविता में, उसके साहित्य में, उसकी रचनाओं में यूनिवर्सलिटी हो, जिसको हिंदी में कहते हैं कि सार्वत्रिकता हो, यानी यूनिवर्सली आप कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो संघर्ष की बात है, वो लोक की पीड़ा की बात है। तो एक रूसी उपन्यास है मेरा दागिस्तान, रसूल हमजा तोब ने लिखा, और आप रसूल हमजा तोब का मेरा दागिस्तान पढ़िए तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो हमारे पहाड़ की बात कर रहा है। वो कहाँ, रूस में दागिस्तान एक जगह है, वहाँ के पहाड़ का, वहाँ के पहाड़ियों का वर्णन कर रहा है और वहाँ की कहावतों का वर्णन कर रहा है। लेकिन जब हम उसको यहाँ पढ़ते हैं हमको लगता है अच्छा कुछ हमारी बात हो रही, कुछ हमारे जैसे पहाड़ की बात हो रही। तो ये जो सार्वत्रिकता, ये दुनिया के दूसरे हिस्से में लिखा गया लेकिन हमारे यहाँ भी लागू होता है। तो यहाँ हालांकि दुनिया के दूसरे हिस्से में किरदार ने नहीं लिखा, हमारे पड़ोस में लिखा, लेकिन कई बार राजनीति ने दूरियां इतनी बड़ी बनाई, इतना ज्यादा कि वो राज्य बनने से पहले भी गढ़वाल और कुमाऊं खूब दूर राजनीति ने किया, और राज्य बनने के बाद भी वो दूरी कमोबेश राजनीति बनाती रहती है, सत्ता बनाती रहती है। धर्म, जाति, इलाका, जिनको समय समय पर जिनकी रक्षा करनी पड़ती है, जिनकी रक्षा करने उतरना पड़ता है, जो समय समय पर खतरे में आ जाते हैं, उनमें से कोई खतरे में नहीं आता, कोई धर्म खतरे में नहीं आता। बल्कि वो धर्म जिसकी रक्षा में लोग उतरते हैं, वो जब हत्याएं करवाता है तो तब लोग खतरे में आते हैं, वो धर्म खतरे में नहीं आता। तो ऐसे ही क्षेत्र का नैरेटिव भी है, ऐसे ही जाति का नैरेटिव भी है जो ऐसे गढ़ा जाता है। तो इतनी नजदीकी के बाद भी इतनी दूरियां जो गढ़ी गई, तो उसके बीच में जब किरदार को हम याद करते हैं तो एक तरह से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में एकता का एक पुल वो भी है जो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ते। और जो गीत आपने गाया उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, तो हमने जब पहली बार सुना तो सब ऐसे करके आया कि हमने तो कहा कि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकार। तो गढ़वाली में हमने गाया कि न्यारा हिमाला, है ना। अब कुमाऊनी में बात न्यारा हिमाला, ये दोनों बहुत ही बारीक अंतर है। लेकिन न्यारा हिमाला से न्यारा हिमालय तक जब हम आए तो ये देखिए कि वो रचना वहां से यहाँ तक पहुंची तो वो हमारी जैसी हो, हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, हम जिस भाषा में गा रहे हैं, वो हमारे जैसी भाषा में आ गई और उसी रूप में हमारे सामने दिखाई देती है, उसी रूप में हमारे सामने खड़ी है, हमारे समाज की, हमारे संघर्षों की बात करती है। और उस समाज और संघर्षों की बात के अलावा किरदार ने बहुत विविध तरीके की रचनाएं की। थोड़ा सा जिसकी तरफ गंगा जी ने इशारा किया कि 1945 में किरदार पैदा हुए। एक तो आज स्मृति दिवस नहीं है, हम स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर उनको याद कर रहे हैं। 22 अगस्त स्मृति दिवस है, पूर्व संध्या पर हम याद कर रहे हैं। और 1945 में वो पैदा हुए अल्मोड़ा में, और उसके बाद एक आदमी ने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो उसने गीत रचना लिखने से पहले बरेली में, पीलीभीत में कहीं मजदूर के तौर पर रिक्शा चलाया, श्रम किया, मेहनत किया। और इसलिए आजीवन जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो गरीब है, मजदूर है, जो किसान है, उसके दर्द से, उसकी पीड़ा से, उसकी पीड़ा के साथ वो अपने आप को एकताबद्ध किए रहे, उसकी पीड़ा के साथ वो लगातार अपने आप को जोड़े रख सके। क्योंकि जीवन के शुरुआती दिनों में
वहाँ उन्होंने रिक्शा चलाया बरेली में, पीलीभीत में, और उसके बाद नैनीताल में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में आकाशवाणी का गीत और नाट्य प्रभाग होता है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, उस सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में वो नौकरी करते थे। और वहाँ नौकरी करते हुए तमाम आंदोलनों में, उत्तराखंड में जितने बड़े आंदोलन हुए, वो चिपको आंदोलन था, जिसको वन आंदोलन, चिपको आंदोलन कहिए, वो 80 के दशक में नशा नहीं रोजगार को आंदोलन था, उन तमाम आंदोलनों में वो सरकारी नौकरी दांव पर लगा करके गिरदा जो है गीत गाते हुए आंदोलनों के साथ, लड़ाइयों के साथ खड़े हुए। और उसके बीच में भी जो उत्तराखंड है कैसा, उसकी खूबसूरती का वर्णन भी है, और वो तो बहुत हिंदी कुमाऊनी दोनों भाषाओं में भी है, गीत भी कविता भी हिंदी कुमाऊनी दोनों भाषा में है। तो जैसे अरे पता नहीं आप लोग थोड़ा ज़्यादा सुरीले लोग हैं, हम तो सड़क वाले लोग हैं, है ना। तो लेकिन वो एक गीत है कि सावनी सांझ आकाश खुला है, हो रे गीली है लकड़ी और गीला धुआं है, मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गंध निराली की गाँव में है का है, हो रे। तो वो हिंदी और कुमाऊनी दोनों एक साथ आता है। वो पहाड़ का वर्णन, उसका वर्णन, बहुत तरह की चीजें, लेकिन मूल स्वर में, मूल जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड के संघर्ष की बात, पहाड़ की पीड़ा की बात, लोगों की बात। और मेरे लिए, मैंने कैसे गिरदा को जाना, ये किस्सा मैंने बहुत लोगों से, एक जगह गोपेश्वर में भी मैंने शेयर किया, ऐसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के ही कार्यक्रम में। वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था बहुत साल पहले, हालांकि इस बार भी उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो पहले यहाँ बात हो चुकी, वो भी आज ही कार्यक्रम कर रहे थे। तो यूँ हुआ कि आपने अभी नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत गाया, वो उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठानो वक्त है गे। तो दरअसल 1994 उत्तराखंड में एक बड़ा ऐतिहासिक किस्म का साल, और उस ऐतिहासिक किस्म का साल ऐसा कि राज्य के आंदोलन के सवाल पे, हालांकि उसका एक दूसरा एक पहलू है, एक एंटी रिजर्वेशन पहलू उसका है, और एंटी रिजर्वेशन का मतलब है कि सवर्ण मानसिकता के साथ खड़ा हुआ पहलू है, ये उसकी आलोचना है, उस आलोचना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा तो बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर उतरे, बहुत बड़े पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर हम आज कल्पना नहीं कर सकते। तो उसमें सब लोग शामिल थे, उसमें समाज का हर हिस्सा, महिलाएं उस आंदोलन के अगले मोर्चे पर थीं, और उसी के बीच में नरेंद्र सिंह नेगी जी का जिस कैसेट का एक गाना आपने गाया उत्तराखंड आंदोलन के दौर में, वो उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठानो वक्त है गे, वो कैसेट आया। और बेसिकली तो मैं सुबह शिवानी से भी बात कर रहा था कि भाई वो कैसा था, मतलब तो कैसा था, तो उस, हालांकि किसी दिन नरेंद्र सिंह नेगी पर बात करेंगे तो उस कैसेट की रचना और उसमें वो गीत कैसे रचे गए उसकी भी रचना यात्रा एक नेगी जी पे बात करेंगे, तो अलग से बात करेंगे, तो उसको मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो कैसा समय था, आप सोचिए कि उसमें एक गाना है कि मत पहाड़ बटी निस्कंगाड़ बटी स्कूल दफ्तर गांव बाजार बटी मनी चुकीडा धार धार बटी हिटने लग्या छन हिटने लग्या छन बैठना को जगह नहीं, बाटा भया छन सड़कों में जगह नहीं, बोला कत जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। तो ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो उत्तराखंड आंदोलन में जा रहे हैं। तो धार खाल जहां से भी जा सकते हैं, सब जगह से वो उत्तराखंड आंदोलन में जा रहे हैं, ऐसा ही परिदृश्य। और मैं कमोवेश, मैं उस समय, जैसा कमलेश भाई ने भी कहा, कि मैं क्लास 12 में पढ़ता था, 12वीं में पढ़ता, और उसी समय नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो कैसेट आया। तो उसमें देखा पीछे सब गाना लिखा है कि क्या क्या गाना इसमें है कैसेट के कवर पे पीछे की तरफ। कैसेट का जमाना बीत गया, जिन लोगों ने देखा हो तो उनको समझ में आएगा। और उसमें एक गाना था भाई, वो जेता एक दिन का आलो, और उसके आगे लिखा हुआ था गिरदा। तो न तो मेरी समझ में आया कि ये क्या हुआ, कि जेता एक दिन का आलो हुआ क्या, और मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि ये गिरदा क्या चीज, बताइए, कुछ गाने का हिस्सा है कि नाम है कि क्या है। तो बहुत दिन तक दिमाग में चलता रहा। तो गाना भी बजा, गाना सुना भी, लेकिन वो भी उस समय पकड़ में नहीं आया कि हम तो गढ़वाली समझते थे, वो कुमाऊनी में है। लेकिन आंदोलन, संघर्ष, लड़ाई ये समझ भी पैदा करता है कि हम आसानी से आज के दिन पर देश दुनिया की तमाम बातें समझते हैं। तो गढ़वाली कुमाऊनी का भेद भी हमारे लिए उतना बड़ा नहीं है, हमको समझ में आ जाता है कि जेता एक तत्व नहीं लगाओ देख धुरन मुनई टेक जेता एक दिन आलो क्यों गोदे नहीं धुनी में, इसका क्या मतलब है ना। तो वो लेकिन बहुत बाद में समझ में आया। तो ये पहेली दिमाग में बनी रही, गाना भी सुना जाता रहा, लेकिन ये पहेली दिमाग में घूमती रही। और उसी के बीच में उत्तरकाशी में एक सांस्कृतिक संस्था है कला दर्पण।
कला दर्पण ने उस आंदोलन के दौर में, उत्तराखंड आंदोलन के दौर में 100 दिन तक लगातार उत्तरकाशी में प्रभात फेरियां की। वो सुबह निकलते थे, गीत गाते हुए पूरे शहर में घूमते थे, और 100 दिन तक बारिश हो, पानी हो, जो मर्जी हो। बहुत दिनों नरेंद्र सिंह नेगी जी भी उनके साथ घूमे, ये समझने के लिए कि अच्छा आंदोलन का गीत, ये चलता हुआ गीत, मार्चिंग गीत कैसा होगा, स्टूडियो का गीत तो ऐसा होगा। लेकिन तो नरेंद्र सिंह नेगी जी भी वो सरकारी नौकरी में, तो वो मुंह पर पंखी लपेट करके उनके साथ घूमते थे, बहुत दिनों तक वो घूमे। तो वो कला दर्पण ने एक कार्यक्रम किया जिसमें उस समय उत्तराखंड आंदोलन में जितने लोगों ने गीत गाए, जितने लोगों ने आंदोलन के गीत रचे, तो उसमें अतुल शर्मा हो, जिनका गीत उस जमाने में वो लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, बड़ा पॉपुलर गीत उसका था। कि विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, छूटे आंकड़ों को अब बदल के लेंगे उत्तराखंड, उनका गीत था। बल्ली सिंह चीमा जो है, जिनका बड़ा मशहूर गीत है, पूरे देश भर में जन आंदोलनों में गाया जाता है। आप सोचिए, वो बल्ली सिंह चीमा यहीं उत्तराखंड में, वहाँ बाजपुर के पास रहते हैं, और उनका वो गीत, देश का कोई कोना नहीं जिसके आंदोलन में उनका वो गीत नहीं गाया जाता हो कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, पूछती है झोपड़ी और कह रहे हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। तो वो बल्ली सिंह चीमा, वो अतुल शर्मा, जहूर आलम है नैनीताल में, बड़े कवि हैं, बड़े गजलकार हैं, उनका गीत भी उस दौरान, उस आंदोलन के दौर में गाया गया बहुत जबरदस्त तरीके से, और वो जहूदा भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और उसी कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह नेगी को भी हमने पहली बार साक्षात सामने गाते हुए सुना, और उसी कार्यक्रम के लिए गिरदा भी आए, और हुआ यूं कि गिरदा एक दिन पहले आ गए। तो उत्तरकाशी के जिला पंचायत के सभागार में एक कार्यक्रम हो रहा था, और वहां लोगों ने कहा कि अच्छा गिरदा भी आया है। तो हमने कहा कि अच्छा कौन गिरदा, तो देखा कि अच्छा ये है, ये गिरदा है। तो जो कुछ कुछ गोपाल दास नीरज जैसे दिखाई देते हैं। एक बार मैंने किसी को वीडियो बनाने को कहा, और कहा कि ये सब, तो थोड़ी देर में उसने वीडियो बना करके भेजा, तो उसमें एक फोटो गिरदा का था, दूसरा फोटो गोपाल दास नीरज का था। मैंने कहा महाराज ये खारिज है, क्योंकि इसमें ये गोपाल दास नीरज है, दूसरा आदमी गिरदा नहीं, तो बाल एक ही तरह के उस तरह के थे। तो और गिरदा को गाने के लिए कहा गया, उनकी बारी आई। तो आप देखिए, तो जो गाना आप लोगों ने भी थोड़ा गाया, उन्होंने, गंगा जी ने भी उद्धृत किया कि अर्जुन थे कृष्ण पूछो सारी दुनिया जब रणभूमि भय, हम रण से कस बचूं हम लड़ते रहे भूलो, हम लड़ते रूलो। तो एक लाइन उन्होंने कुमाऊनी में कहा कि कृष्ण पूछो अर्जुन थे, गाया, मैं गा नहीं रहा हूँ, तो कृष्ण पूछो अर्जुन थे सारी दुनिया जब रणभूमि भय, हम रण से कस बचूं हम लड़ते रहे भूलो, हम लड़ते रूलो। और तुरंत उसके बाद उतना ही हिंदी में अनुवाद कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई अर्जुन, जब सारी दुनिया ही रणभूमि है तो हम रण से कैसे बचेंगे, हम लड़ते रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। और मेरे लिए आपसे करने की बात थी कि भाई ये उतना ही कुमाऊनी में गा रहे हैं, और उतना वैसा का वैसा कविता में हिंदी में अनुवाद कर दे रहे हैं, है ना। दूसरी जगह मैंने देखा कि वो गौरदा का गीत था वृक्षण को विलाप, कुमाऊनी के पुराने कवि थे, और उसको वो चिपको के संदर्भ में और आज के संदर्भ में लेकर के आए। तो वो आज हिमालय तुम उनके धरती में छे, जागो जागो वो मेरा लाल, तो वो वैसा उन्होंने कुमाऊनी में गाया, आज हिमालय तुम उनके धरती में छे, जागो जागो वो मेरा लाल, और वैसा हिंदी में गा दिया कि आज हिमालय बुला रहा है तुम्हें, जागो जागो मेरे लाल, मत होने दो मेरा हलाल, मत होने दो मेरा नीलाम, पत्थर बेचा मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, लीसा गड़ान के घावों से ली गई खाल मेरी उतार। और इस बात को वो इतना डूब करके कहते थे, लगता था कि हाँ सही में कुछ खाल उतारी जा रही। गिरदा को देखो आप, तो वो उसको हिंदी में बता रहे हैं कि पत्थर बेचा मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, लीसा गड़ान के घावों से ली गई खाल मेरी उतार। तो लगता था कि हाँ सही में ऐसे पहाड़ की खाल उतारी जा रही है, पहाड़ की खाल निकाली जा रही है। तो एक तरह से तो गिरदा को सामने देखना और उनको गीत गाते हुए देखना और उस गीत की बात को महसूस करना, तो ये उस समय हमने देखा। और कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में चीजें होती। तो आप सोचिए कि हिंदी में या उर्दू में कहिए तो फैज अहमद फैज बड़े शायर हुए, और हिंदुस्तान में शायरी करने के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान की हुकूमत ने
गीत, कविता, शायरी, गजल के लिए फैज को जेलों में रखा। बरसों बरस फैज जेल में रहे। और पिछले सालों अचानक कहीं आईआईटी में किसी आंदोलन में उनका वो गीत गाया गया कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे, जब जुल्म सितम के कोहे गरां रूही की तरह उड़ जाएंगे, और हम महबूबी के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे। और आईआईटी जैसे पढ़े लिखे लोगों के संस्थान में कुछ अहमकों ने कहा कि यह पाकिस्तान का गीत है, इसको नहीं गाना चाहिए, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इससे ज्यादा अहमक पना कुछ नहीं हो सकता। वहां और देखिए इत्तेफाक देखिए इस गीत के साथ कि जनरल जिया उल हक ने, जो पाकिस्तान का तानाशाह था, उस जिया उल हक ने गीत गाने पर पाबंदी लगा दिया। वहां भी धर्म की रक्षा होनी थी, गीत से खतरा था। पाकिस्तान में एक कवि हुए हबीब जालिब, तो हबीब जालिब जो है 25 साल जेल में रहे इस बात के लिए कि वो गीत कविता लिखते थे, शायरी लिखते थे। और फैज खूब साल जेल में रहे कि गजल, गीत, कविता लिखते थे। इस बात के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको जेलों में रखा। पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके गाने पर प्रतिबंध लगाया। और वहां इकबाल बानो एक गजल गायिका हुई, और जिस दिन जनरल जिया उल हक ने कहा कि गाना नहीं गाया जाएगा और प्रोटेस्ट करने के लिए कि जिया के इस को गाया, लोगों ने वो रिकॉर्डिंग उसका किया। वो रिकॉर्डिंग पाकिस्तान से स्मगल करके एक्सपोर्ट की गई। आज के दिन पर आप यूट्यूब पर इकबाल बानो ढूंढिए, वो गाना सुनिए, आपको लगेगा कि उसका तेवर क्या। तो ये पाकिस्तान की बात, ये फैज अहमद फैज पाकिस्तान गए, और फैज की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना, बड़ा महत्वपूर्ण रचना, तो उनका एक रचना है कि हम मेहनत कश वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती है, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर देश के झंडे पे एक लाल सितारा मांगेंगे। हम मेहनत कश वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और इसको देखिए तो गिरदार के बहुत सारे गीत, इवन वो जेता एक दिन तो आलोगी, वो भी फैज का गिरदार पर बड़ा प्रभाव था। गिरदार खूब फैज को खुद भी गाते थे। अभी आप जो यहाँ चला रहे थे उसके आखिरी में भी, तो वो जो फैज का गीत है, फैज की गजल है, दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। खाक नशीनों उठ बैठो है, जुल्म के मार वो चुप कब तक, जब दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से नटारे जाएंगे। तो वो जो आप अभी चला रहे थे उसके आखिरी में गिरदार ने गाया वो खुद ही। तो बहरहाल, लेकिन गिरदार ने वो फैज का जो बात है, हम मेहनत कर चल वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, तो गिरदार उसको कुमाऊनी में लेकर के आए, और कुमाऊनी में उन्होंने उसको गाया कि हम ओढ़ बारूड़ी द्वार कुल्ली कबाड़ी, जदे ने यो दुनी थे हिसाब लियो दो, एक हंगनी मांगुल, एक फंगनी मांगुल, सब खसरा खतौनी किताब लियो दो। वैसे का वैसा एकदम ध्यान दे रहा। तो वो चूंकि जो मैंने कहा कि यूनिवर्सल बात क्या है, उसमें यूनिवर्सलिटी क्या है, वो वहां पाकिस्तान में बैठ करके फैज कह रहा है कि हम मेहनत कश वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं, देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और यहाँ कुमाऊं में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में कहीं बैठ करके गिरदार कह रहा है कि हम ओढ़ बारूड़ी द्वार कुल्ली कबाड़ी, जदे ने यो दूनी थे हिसाब लियो दो, एक हंग नहीं मांगुल, एक फंग नहीं मांगुल, सब खसरा खतौनी किताब लियो दो। ये मेहनत का गीत है, मेहनत कशों की गीत है, मेहनत कश के अधिकार का गीत है। इसलिए वो उर्दू के फैज में भी उतना ही प्रभावशाली है और कुमाऊनी के गिरदा में भी उतना ही प्रभावशाली। तो ये असल में गिरदा की बात, ये गिरदा के संघर्षों की बात, गिरदा के दौर की बात। और आज के दिन पर जिस दौर को हम देख रहे हैं, जैसा समय हमारे सामने चला, और जिस समय में यह है कि सत्ता जो कुछ कर रही है, सरकार जो कुछ कर रही है, वो सब जस्टिफाइड, वो कुछ भी कर रही है, तो तब वो है कि भाई मोदी जी ने किया होगा तो ठीक ही किया होगा, कुछ तो सोच के किया ही होगा, तो चाहे वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उस दौर को अब आप देखिए कि कैसे रचना कहाँ से कहाँ चीजें पकड़ती है। तो एक गिरदार का कविता है हालाते सरकार, और वो कहते हैं कि हालाते सरकार ऐसी हो पड़ी तो क्या करें, हालाते सरकार ऐसी हो पड़ी तो क्या करें, हो गई लाजमी जलानी झोपड़ी तो क्या करें, हालाते सरकार ऐसी हो पड़ी तो क्या करें, हो गई लाजमी जलानी झोपड़ी तो क्या करें, तार तिल का खामखा ही कर दिया करते हैं लोग,
ताड़ तिल का काम खाई कर दिया करते हैं लोग, वो पुलिस है, उससे हत्या हो पड़ी तो क्या करें? गोलियां कोई निशाना बांधकर दागी थी क्या? गोलियां कोई निशाना बांधकर दागी थी क्या? खुद निशाने पे आ पड़ी खोपड़ी तो क्या करें? खुद निशाने पे आ पड़ी खोपड़ी तो क्या करें? उधर से कुछ ईंटा लिए दर्ज हैं, तब इधर से गोलीबारी हो पड़ी तो क्या करें? कहीं लाठी चलती है, कहीं डंडा चलाना पड़ता है। हमने पिछले साल दिवाली खाद में पुलिस ने हम पर लाठी चलाई और हम वहां से निकल करके बाहर आए। लोगों ने कहा इन्होंने पहले पत्थर फेंका, इसलिए इन पर लाठी चला। हमने कहा अच्छा वीडियो में दिखाओ, कहीं कोई दिखा देगा तो। बोले साहब बड़ी दिक्कत हो गई, सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही है, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। हमने कहा तुम हमारे बारे में ऐसा प्रचार कर रहे हो, तब हमको दिक्कत नहीं हो रही। तो गोलियां कोई निशाना बांध कर दागी कि क्या? खुद निशाने पे आ पड़ी खोपड़ी तो क्या करें? उधर से भी कुछ ईंटा लिए दर्ज हैं, तब इधर से भी गोलीबारी हो पड़ी तो क्या करें? आप इतनी बात लेकर नाशाद हैं, आप इतनी बात लेकर बेवजह नाशाद हैं। रेजगारी अब जेब की थी खोपड़ी तो क्या करें? दूरदृष्टि आप जैसे हौसले, दूरदृष्टि आप जैसे हौसले, देश की ही आत्मा सो पड़ी तो क्या करें? जमाने में पुलिसिया उत्पीड़न के दौर में, जब अपने चरम पर पुलिसिया उत्पीड़न होता था, वो जमाने में लिखी गई। और आज के दिन पर हम हिस्ट्री देखें, आज के दिन पर जब हमारे सामने आप देखिए कि हम अभी अंधवाल जी और हम बात कर रहे थे कि भाई बारिश आ रही है तो सब भर भरा करके टूट पड़ रहा है। अचानक से चारों तरफ तबाही है। कल देहरादून में खूब तबाही हुई, सब बह गया, सड़क बह गई, पुल बह गया। अचानक से हम रोज देख रहे हैं कि साहब ये जो सड़क बनी इसका नाम ऑल वेदर रोड है, और ये ऑल वेदर स्लाइडिंग रोड है। ऑल वेदर रोड नहीं, ऑल वेदर स्लाइडिंग रोड है, ऑल वेदर लैंड स्लाइडिंग रोड है। तो रोज ये नीचे गिर रही है, रोज ही नीचे सड़क रही है, रोज ही नीचे बह रही है। तो अब ये लेकिन विकास है। ये विकास किसके लिए है? सारी परियोजनाएं हैं वो विकास है। वो विकास इतना खतरनाक है कि जिसका जिक्र गंगा जी ने भी अपनी बात में किया कि वहां वो कुछ भी करें लेकिन उनके यहाँ से घास लाना भी बुरा है, वो भी अपराध है, वो भी नहीं लेकर के आना है। तो उसके बीच में जो ये किसके लिए बुरा है? ये किसका है? ये किसका विकास? ये किसको चाहिए? ये सब बड़ी बड़ी बिजली परियोजनाएं किसको चाहिए? ये सारी बिजली परियोजनाएं ये हमारी जरूरत नहीं। आपके शहर में एक बिजली की परियोजना है, आपके शहर के मुहाने पर एक बिजली की परियोजना है, और उससे आपको बिजली नहीं मिलती। उसका बिजली बेचने का समझौता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ। और वो बताते हैं जब परियोजना बनती है तो वो कहते हैं कि साहब अब ये बड़ी नीति की बात हो जाएगी, मैं उतना ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ी सी बात कर रहा हूँ उस सिलसिले में। तो वो कहते हैं कि भाई वो तो इसलिए तो परियोजना बनेगी जमीन पर और राज्य को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। तो राज्य को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी सुनाई देता है। तो हमको आपको लगता है कि राज्य कौन? हम ही को ऐसा लगता है मुझको मुफ्त मिलेगी, आपको मुफ्त मिलेगी, आपको मुफ्त मिलेगी। तो हमको नहीं मिलेगी मुफ्त, राज्य को मिलेगी, मतलब सरकार को मिलेगी। वो तो पैसे नहीं देगी हम। और लेकिन जब तबाही होगी, जब बर्बादी होगी, जब डूबना होगा, जब विस्थापित होना होगा, तो तब हमको होना होगा, तब राज्य को नहीं होना होगा। उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। और किसके लिए है ये सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं? हमारी बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए नहीं। ये सारी बिजली की परियोजनाएं दरअसल कुछ बड़े व्यापारियों के लाभ के लिए। ये सारी जो सड़क चौड़ी हो रही है कोई हमारे लिए चौड़ी नहीं। अंग्रेजों ने इस देश में रेलवे लाइन बिछाई। ये अलग बात है कि उस रेल में बैठ करके हिंदुस्तान गांधी भी घूमे, उस रेल में बैठ करके हिंदुस्तान भगत सिंह भी घूमे पूरा देश। लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह और गांधी के लिए रेलवे लाइन नहीं बिछाई। अपनी सेनाएं जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जा सके इसलिए बिछाई। तो कमोवेश मात्रा तो वैसा ही। तो ये दुनिया भर में कुछ बड़े व्यापारी जिनकी दौलत की प्यास बहुत है, जिनकी मुनाफे की प्यास बहुत है, और दौलत और मुनाफे की प्यास के अतिरिक्त दूसरी एक प्यास है, आप समझिए। वो प्यास जमीन पर कब्जा करने की, वो पानी पर कब्जा करने की, वो जंगल पर कब्जा करने की प्यास थी। पहली बार बहुत साल पहले 10, 15, 17, 18 साल पहले मेरे सामने किसी ने कहा कि नदी सरकार बेच देगी। तो मेरी समझ में ये बात आई नहीं, ये क्या बात है? नदी कैसे कोई बेच सकता है? नदी कैसे किसी की मिल्कियत, निजी मिल्कियत कैसे हो? निजी संपत्ति नदी कैसे किसी की हो सकती है? तो नदी तो निजी संपत्ति नहीं हो सकती।
लेकिन आज के दिन पर हम जानते हैं कि इस शहर में नदी जीविके वाले की निजी संपत्ति है। हम जानते हैं कि जोशीमठ में जयप्रकाश कंपनी की निजी मिल्कियत है नदी। उनके यहाँ कोई मर जाता है, विष्णुप्रयाग घाट पर ले जाना होता है तो जेपी कंपनी में हाथ जोड़ना पड़ता है कि महाराज नदी में थोड़ा पानी छोड़ दो, तो हमारे यहाँ कोई मर गया है, मुर्दा जलाना है। तो आज के दिन पर नदी उनकी निजी मिल्कियत, आज के दिन पर जंगल भी उनकी निजी मिल्कियत कुछ हद तक है और कुछ हद तक होने जा रही है। योजनाओं के पीछे की हकीकत यही। तो ये दुनिया में कुछ व्यापारियों की बड़ी प्यास, उनकी प्यास के लिए ये सब हो रहा है। तो उस प्यास पर जो गिरदा की कविता है, मैं समझता हूँ कि बस उसके साथ थोड़ी और बात करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन उस कविता को जरूर सुनना चाहिए। तो वो कविता का शीर्षक ही है इस व्यापारी की प्यास बहुत, इस व्यापारी की प्यास बहुत। एक तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ सूखी नदियां एक तरफ हो तुम। अजीब वाह क्या बात तुम्हारी, तुम हो पानी के व्यापारी। अजीब वाह क्या बात तुम्हारी, तुम हो पानी के व्यापारी। खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई है मिसाल तुम्हारी। खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई ये मिसाल तुम्हारी। सब कुछ तुम्हारा, नीति भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारी। खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई ये मिसाल तुम्हारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी कब चलेगी, कब तक ये मनमर्जी। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, लेकिन जब डोलेगी धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बोल व्यापारी तब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा। बोल व्यापारी तब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा। योजनकारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। जिस दिन डोलेगी ये धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। महल तुम्हारे बह जाएंगे, खाली रोखड़ रह जाएंगे। महल तुम्हारे बह जाएंगे, खाली रोखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो। आप देख सकते हैं या देखने की कल्पना कर सकते हैं कि जितनी नदियां सुरंगों में हैं, उतनी नदियों के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ से नदी सुरंग में जाती है और जहाँ नदी बाहर निकलती है, उसके बीच वो नदी नहीं होती, वो गंदा नाला से ज़्यादा खराब स्थिति होती है। यहाँ श्रीनगर में भी आप जाकर के नदी पार कर सकते हैं मंदिरों पर, जब पानी वहाँ अंदर होता है, जब उसके पास पानी कम होता है। और बहुत साल तक हम लोग तो यहाँ लौटते रहे कि भाई साफ पानी होना चाहिए। मैं भी कई दफ़े उस आंदोलन में आया कि हर साल, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल पानी साफ पानी श्रीनगर में होना चाहिए। इस बात की लड़ाई लोगों को लड़नी पड़ी। पहले ऐसा कोई सवाल नहीं था नदी पर कब्जा हो। तो महल तुम्हारे बह जाएंगे, खाली रोखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो। गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा, योजनकारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। तो ये आज के दौरान करता है, लेकिन आज के दिन पर भी हमारे सामने खड़ी है जैसी तैसी। या आज के दिन पर जब हम अभी, मैं सुबह देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने, हमारे साथी पत्रकार मित्र हैं पंकज मंजूरी, इन्होंने भी शेयर किया कि एक SDM वहाँ लड़के का गला पकड़ रहा है और अग्निवीर लोग बनने जा रहे हैं। और उसी के बीच में जो कविता आपने, जो गीत आपने सबसे पहले गाया, कृष्ण पूछो अंजुम थे सारी जुड़ी जब रण भूमि है, हम रण से कस बचूंगो, हम लड़ते रहा बोलो, हम लड़ते रोलो। गंगा जी ने भी उसको उद्धृत किया कि बेड़ी फांसी नहीं खाली जहाँ रो नहीं पड़त भाई, मेरी बाली उम्र नहीं मजा दिल बना कढ़ाई, है ना। उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए भी छोड़ दे रहा हूँ कि ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, दिमाग में घूमता रहेगा, घूमेगा। मेरे दिमाग में बहुत साल घूमा तब जाकर के समझ में आया है ना।
तो लेकिन उसमें जो आगे की बात वो कहते हैं कि बेणी फांसी नहीं खाली जहाँ रो नहीं पड़ल भाई, मेरी बाली उम्र नहीं मजा दिल बना कढ़ाई, और रम रेफल लेफ्ट राइट कस मुझो बतूंदो, रम रेफल लेफ्ट राइट कस मुझो बतूंदो, हम लड़ते रहे भूलो हम लड़ते रहेंगे। तो ये रम राइफल लेफ्ट राइट कैसे होता है हम बताएंगे। सोचा तो हमने था राज्य के आंदोलन में, हमने भी सोचा, हम तो बच्चे थे खैर, इसलिए हमने सोचा। आज के दिन पर अफसोस होता है कि आप क्या सोच लिया, कैसा राज्य हुआ, है ना। तो आपने गाया, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि कस होलो उत्तराखंड, कस हमारा नेता, कस होले विकास नीति, कस होली व्यवस्था, जड़ी का जड़ी उखड़ी धैली की सारी बहस करूँ लोग। और कल रात में अंकित से या किसी से कह रहा था कि भाई गीत तो है कि कस होली विकास नीति, कस होलो उत्तराखंड, कस हमारा नेता। अभी लगता है कहें कि यस होलो उत्तराखंड, यस हमारा नेता है। ऐसा होगा उत्तराखंड और ऐसे हमारे नेता दिखाई दे रहे हैं जो सबके सब हाकिम के हाकिम हैं, ऐसे हमारे नेता, ऐसा उत्तराखंड। ऐसे उत्तराखंड के लिए 42 शहादतें। वो कह रहे हैं खटीमा मसूरी हम क्या भूली जोला, खटीमा मसूरी मुजफ्फर से हम क्या भूली जोला, खटीमा मसूरी मुजफ्फरनगर शहादतें हुई, लोग मारे गए, सीने पर गोलियां खाई। हम लोग 1 सितंबर के दिन यहाँ पौड़ी में रैली हुई उत्तराखंड आंदोलन के दौर में, और पौड़ी में इतनी भीड़ थी किसी को नहीं पता था कौन कहाँ जा रहा है ना। पूरा पौड़ी एकदम लोगों से भरा हुआ, उस भीड़ की कल्पना नहीं हो सकती, लेकिन उस भीड़ की कोई दिशा नहीं। वो जबरदस्त उत्तराखंड आंदोलन की ये खासियत कि उसमें जनता की जो भागीदारी है, जितने बड़े पैमाने पर लोग उसमें, तो उतने बड़े पैमाने पर तो आज के दिन पर किसी आंदोलन में नहीं इस मामले में। लेकिन उस भीड़ की कोई दिशा नहीं। गीत में वहां गिरदा कह रहे हैं कि कस होलो उत्तराखंड, कस हमारा नेता, कस होली विकास नीति, कस होली व्यवस्था, जड़ी का जड़ी उखड़ी भैली की भली की, हम सारी बहस करूं लो। लेकिन सारी बहस हुई नहीं। आंदोलन में लोग जल्दी में थे। आंदोलन का नारा था आज दो अभी दो उत्तराखंड राज, उसका सबसे लोकप्रिय नारा था, हमने भी खूब लगाया। मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं अपनी भी आलोचना कर रहा हूँ, हालांकि जब आप मैं कह रहा हूँ तो लगता है कि इतना ही बड़ा मैं कह रहा था, मैं बाद में पढ़ता है ना, तो आप उतना कम कर लीजिए। लेकिन फिर भी उसका हिस्सा होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वो हम बहुत जल्दी में थे। तो हम वहाँ गीत में ये कह रहे थे, या गीत में तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी कहा कि बोला भय बंधु तुम ते कनु उत्तराखंड चयनु चो। अगर आपने ये गीत सुना हो तो क्या वो एक यूटोपिया रचता है, एक कल्पना लोग हमारे सामने वो पूरा गीत रचता है कि उत्तराखंड कैसा होगा। उसमें प्रधान जी क्या कहेंगे, उसमें प्रमुख जी क्या कहेंगे। प्रधान जी भी कहेंगे कि दफ्तरों में घूस रिश्वत न हो, है, प्रमुख जी भी कहेंगे दफ्तरों में घूस रिश्वत न हो। और राज्य बनने के 22 सालों के बाद ये है कि प्रधान से लेकर के और प्रमुख से जिला पंचायत का मेंबर हो गया आगम से। ये तो वहाँ प्रधान जी कह रहे हैं, प्रमुख जी कह रहे हैं कि भाई दफ्तरों में घूस रिश्वत नहीं होगी, यानी उत्तराखंड चयन ऊंचा। लेकिन 20-22 सालों में प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत के मेंबर सब हाकिम सिंह है, और हाकिम सिंह के ऊपर हाकिम। तो गीत कविता लिखने वाले तो रच रहे थे, वो ऐसा यूटोपिया भी हमारे सामने रच दे रहे थे। कल्पना लोग होता है हिंदी में यूटोपिया का मतलब, तो ऐसा कल्पना लोग हमारे सामने रच रहे थे। लेकिन यथार्थ के धरातल पर वो आंदोलन इतनी जल्दी में था, तो मैंने कहा कि उसका सबसे लोकप्रिय नारा था आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो। वो कल तक इंतजार करने को नहीं। जो लोगों ने उस आंदोलन के बीच में कहा कि नहीं हमको बहस करनी चाहिए, हमको सोचना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए कि कैसा उत्तराखंड, लोगों ने कहा फालतू बात करते हैं, राज्य मिल जाएगा तो हम तय करेंगे कैसा होगा राज्य हमारा। और जिन्होंने ये कहा कि राज्य मिल जाएगा तो हम तय करेंगे, वो कहीं के न रहे। राज्य उनके हाथ चला गया जो उस राज्य के खिलाफ थे, जो चाहते नहीं थे कि वो राज्य बने। तो गीत में तो है कस होलो उत्तराखंड, कस हमारा नेता, कस होली विकास है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन गीत की जो बात, जो उसकी अंतिम बात है, उसकी सबसे प्रमुख बात है कि हम तो जब तक होगा तब तक लड़ेंगे। हम लड़ते रहे यहाँ बेणी, हम लड़ते रोला, हम लड़ते रहे यहाँ भूलो, हम लड़ते रोला। ये प्रमुख बात कि जैसी भी होगी व्यवस्था, और अगर वो लोगों के खिलाफ होगी तो लोग लड़ना थोड़े बंद कर देंगे, लोग बोलना थोड़े बंद कर देंगे। कितनी भी प्रचंड बहुमत किसी का होगा, कितना भी प्रचंड बहुमत का स्वर होगा, लेकिन उसके बीच भी लोग बोलना बंद नहीं करेंगे, लोग लिखना बंद नहीं करेंगे। वो बर्टोल्ड ब्रेख्ट कहते हैं कि क्या जुल्मतों के बीच ही गीत गाए जाएंगे। हाँ, जुल्मतों के ही गीत गाए जाएंगे, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, जुल्मतों के ही गीत गाए जाएंगे, उस दौर के भी गीत गाए जाएंगे कि वैसा काला समय होगा, कि वैसी काली स्थितियां होंगी।
और उन काले समयों में, उन काली स्थितियों में भी तो गिरदा उस आस के साथ, उम्मीद के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि ततुक नहीं लगा उदेख धुरन मुनई ने टेक जता एक दिन सालो कभी न कभी तो दुनिया में जे दिन कठुली रात ब्याली पौ खटला गौ कड़ाल जता एक दिन तो आलो दिन दुनिया में जे दिन चोर नहीं फलाली कह जोर नहीं चलो। अभी तो चोरी फल रहे 22 साल में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कुक का काम करने वाला हाकम सिंह थाईलैंड में घूम रहा है, नौकरी लगाने का ठेकेदार है, 2 शब्द ठीक से नहीं बोल सकता। तो अभी तो चोरी फल रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो वहां तक है ये दिन चोर नहीं फलाली कह जोर नहीं चला लो जेता एक दिन तो आ लो। और तब वो कहते हैं कि चाहे हम नहीं ले सको, चाहे तुम नहीं ले सको, मगर कोई ना कोई तो ले लो उदनी दुनी में, चाहे बुग नहीं ले सको, चाहे बाबा नहीं ले सको, यानी दादा नहीं ला सकेगा, पिता नहीं ला सकेगा, मेरा नाम तेना तो ले ला उदनी दुनी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो कम लोग गाते हैं, बहुत बात छूट जाती है बहुत सारी जगह, वो कहते हैं कि हम नहीं होला वो दिन, लेकिन वो दिन हम नहीं होला, लेकिन हम लई वो दिन होला, यानी कि उस दिन हम नहीं होंगे, लेकिन असल में हम उसी दिन होंगे, हमारे होने का मतलब उसी दिन होगा जिस दिन ऐसी दुनिया होगी, ऐसा समाज होगा, ऐसा देश होगा, ऐसे लोग होंगे। और लेकिन वैसा समाज कोई अपने आप से एक दिन में नहीं बना, कोई वैसा समाज आसानी से बनने वाला होता तो ऐसे गीत कविताओं की जरूरत ही क्यों पड़ती? सारी जिंदगी गिरदा जैसे लोगों को फाका मस्ती करने की जरूरत ही क्या पड़ती है? वो इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वैसा समाज आसान नहीं, वैसा समाज बनाना मुश्किल काम, इसलिए वो कहते हैं कि हम लड़ते रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो वैसा समाज बनाने तक तो लड़ना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा। जो उस बात को समझेंगे वो लड़ेंगे, अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे, अपने अपने मोर्चे की भूमिका अदा करेंगे। सड़क के मोर्चे की भूमिका होगी, सड़क के मोर्चे की भूमिका लोग अदा करेंगे, लिखने पढ़ने के मोर्चे की भूमिका होगी, लिखने पढ़ने के मोर्चे पर लोग भूमिका अदा करेंगे। गीत कविता लिखने की जो भूमिका होगी वो मोर्चा होगा, वो भी मोर्चा है। गीत कविता का मोर्चा बड़ा महत्वपूर्ण मोर्चा है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान जैसे देश में फैज अहमद फैज से लेकर हबीब जालिब तक 25 साल जेल में रहे, कविता क्या किसी का बिगाड़ गई। इसी देश में सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक करते हुए शहीद हुए। 1 जनवरी 1979 को सत्ता के गुंडों ने उनकी हत्या कर दी। साहिबाबाद में नाटक करता था सफदर हाशमी और कुछ नहीं करता, नुक्कड़ नाटक करता था और गुंडों ने मार दिया उससे पहले 10वीं दफे सड़क पर पीटा। नाटक से क्या होता है? नाटक किसी को मारता थोड़ा, नाटक किसी पर हमला थोड़ा करता। लिखने बोलने से क्या होता है? अभी भी इस देश में जो 60-60, 65-65 बरस के लोग, 70 बरस के बूढ़े लोग इस देश की जेलों में हैं, वो सब कोई हथियार नहीं चलाता था, गोली नहीं चलाता था, लिखने पढ़ने वाले लोग थे। गौतम नवलखा से लेकर सुधा भारद्वाज तक सारे के सारे लोग लिखने पढ़ने वाले लोग, लिखते थे, सत्ता के खिलाफ बोलते थे, सरकारों के खिलाफ बोलते थे, यही वो करते थे। तो इसके बावजूद वो जेल। तो गीत की, कविता की, साहित्य की यह ताकत कि वो सत्ताओं को भी डराता है, सरकारों को भी डराता है। इसलिए ये बात सिर्फ गीत की बात नहीं है कि हम लड़ते रहे, आप भुनो हम लड़ते रूलो। ये समाज की बात है, ये समाज से ही आती है ना। तो वो तो समाज कैसे बनता है, तो बहुत मैंने शुरू में भी ये हुआ, वो कई बार अमरीश भाई ने जब इंट्रोड्यूस किया और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब महिमा मंडल हो गया, ऐसा नहीं है मामला, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आदमी जो भी है वो दरअसल अपने समाज का उत्पाद है ना। आदमी जो है वो अंग्रेजी में तो कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल और मैन इज अ सोशल बीइंग। तो मैं आई रादर प्रेफर टू से दैट मैन इज अ सोशल प्रोडक्ट। वो अपने समाज का उत्पाद, समाज जैसा है वैसा ही आदमी बनता है। समाज में उस विचार के पनपने, फलने, फूलने लायक स्थिति होती है तो वैसा आदमी होता है। वो साहिर लुधियान भी कहते हैं कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूँ। तजुर्बे की शक्ल में जो कुछ मुझको मिला वही तो लौटा रहा हूँ। गिरदा ने अपने समय में अपने हिस्से का लौटाया, आज भी गिरदा का लिखा हुआ वो एक तरह से लौटा ही रहे हैं। आज भी वो हमको उस रास्ते पर जाने की बात कह रहे हैं। तो हम सारे लोग, मुझे खुशी है कि बहुत ज़्यादातर नौजवान लोग यहाँ हैं। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए गिरदा वैसी ही पहेली इस कार्यक्रम से पहले रहा हो जैसा मेरे लिए 12वीं में पढ़ते हुए था। हो सकता है ऐसा, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं, ऐसा बहुत संभव। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद थोड़ा आप अपने से भी ढूंढेंगे, तराशेंगे, गिरदा को भी समझेंगे। ये जो संघर्ष की चेतना है, ये जो लड़ाई की चेतना है, ये
अपने आप को खतरे में डाल करके भी जनता के पक्ष में खड़े होने की चेतना है। ये जो संघर्षों के पक्ष में खड़े होने की चेतना है, जो किसी भी हालत में गलत को गलत और सही को सही कहने की चेतना है, जो गिरदा के पास भी है, जो गिरदा जैसे तमाम लोगों के पास भी है, उस चेतना को पकड़ने की, उसको समझने की कोशिश आप करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने, आयोजक साथियों ने मुझे बोलने का यह अवसर दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।